Hey, hi everyone, welcome to our channel Commerce Education by CA. This is Darshan Jain this side. I hope आप सब लोग अपने अपने घर पे सेफ और आपकी कॉलेज अभी तो फिजिकल कॉलेज चालू हो गई है, तो आई होप अपना कॉलेज पीरियड आप एंजॉय करते रहेंगे। इन दिस लेक्चर हम लोग पता क्या करने वाले हैं, हम लोग 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ लेटेस्ट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी बाकी जो पोर्शन है पूरा अपलोड कर दिया है एसपी का आपके यूट्यूब पे। ठीक है, अब हम लोग लेटेस्ट वाला पार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12। ओके, ये 4 चैप्टर्स जो है वो लेटेस्ट के ऊपर डिपेंड, पूरा लेटेस्ट के ऊपर लेटेस्ट के रिलेटेड है। इन विच केस हम लोग अभी चैप्टर नंबर 9 करेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप एक बात समझो कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो 11th स्टैंडर्ड के लिए तो है ही, मतलब 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, बट ये जो चैप्टर है ये आपको 12th में भी हेल्प करेगा। 12th में भी हेल्प करेगा। सर कैसे? 12th स्टैंडर्ड में भी लेटर्स होते हैं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी लेटर्स तो होंगे तो सर उससे क्या फ़ायदा है कि इस चैप्टर से क्या फ़ायदा है? इस चैप्टर से ये फ़ायदा है कि ये लेटर्स का बेसिक चैप्टर है। बेसिक मतलब यहाँ से आपको लेटर्स का बेस मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आना ज़रूरी है दोनों को, 11th स्टैंडर्ड को भी और 12th स्टैंडर्ड को भी। ठीक है, तो अगर 12th स्टैंडर्ड के आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको ये लेक्चर तो प्लीज़ बोलना कि ये देख ले। ठीक है, ये लेक्चर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 का, ये लेक्चर आपके 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को भी आप क्या करोगे, शेयर करना। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो इन दैट केस वो लोग क्या करेंगे, 12th में उसको पढ़ के उनका लेटेस्ट का जो बेसिक का अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, इन विच केस विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 जो है क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 9 क्या बोलता है, नाम क्या है उसका, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी की बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए वो इस चैप्टर में बताया हुआ है। ओके, इन दिस चैप्टर हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली पहले तो कम्युनिकेशन का मीनिंग समझेंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं उनकी, और हर एक मतलब टाइप्स की मेथड्स क्या है, जो टाइप्स है उनकी मेथड क्या है, कैसे करते हैं कम्युनिकेशन। फिर रिटन कम्युनिकेशन, मतलब जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन दैट देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट मतलब एडवांटेजेस क्या है। फिर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, जरिया, द चैनल्स, द वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एंड लास्ट के पहले क्या आता है, एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। असेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या, अगर आपको किसी के साथ एकदम अच्छे से कम्युनिकेट करना है उसके लिए आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, एक पर्सन के पास क्या स्किल्स होने चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और फिर लास्ट बताया कि रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस के लेटर्स, नोटिस, रिपोर्ट्स, मिनट्स। ठीक है, इन सब में सेक्रेटरी का रोल क्या होता है ये बताया गया है। तो ये है मोटा मोटी पूरा चैप्टर, मतलब एक ओवरव्यू मैंने आपको चैप्टर का दे दिया, अभी तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। उसमें क्या बताया गया है, कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन टर्म, एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा, कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, और जो चीज़ कॉमन होती है वो हम क्या करते हैं, सब में शेयर करते हैं। जो चीज़ कॉमन होती है वो हम सब में शेयर करते हैं। एग्जांपल, आपके बिल्डिंग का टेरेस आपका खुद का प्रॉपर्टी होता है क्या, नहीं, ज़रा भी नहीं, सबका होता है कि नहीं, सब आ सकते हैं वहाँ पे। बेसिक एग्जांपल और एक दूंगा इसमें, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, कैसे इवन नहीं, ऑड नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल करूँ तो नहीं, इवन ही हुआ ना, 4, अगर 4 प्लेयर है तो 2-2 की टीम बनेगी, है कि नहीं। लेकिन अगर ऑड प्लेयर्स हुए, मतलब 5 प्लेयर है, कितने प्लेयर है, 5, तो 5 प्लेयर तो 2-2 की टीम बनती है, एक क्या होता है, एक बीच का हो जाता है कि नहीं। इन विच केस
वो जो बीच का है, मतलब जो 1% जो एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन, वो दोनों में खेलेगा। तो वैसे ही कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आता है, कम्युनिकेशन तो इंग्लिश वर्ड है, वो आता है लैटिन वर्ड से। कौन सा वर्ड, लैटिन, कम्युनिस, कम्युनिस से डिराइव हुआ है। और कम्युनिस का मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन मतलब विच इज शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है। अब एक जॉर्ज करके एक पर्सन थे, भले व्यक्ति थे, उन्होंने डेफिनेशन दिया। उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन दिया किसका, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया उन्होंने। क्या डेफिनेशन दिया कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज। सर एक्सचेंज मतलब बांटना ना, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे के बीच में अपन जो बातें करते हैं, ये भी तो एक्सचेंज ऑफ, ये भी एक्सचेंज कर रहे हैं, लेन देन। एक्सचेंज सर किस चीज का, कम्युनिकेशन किस चीज का है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज किस चीज का है, तो फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब सच्चाई, सच्चाई, ठीक है। हम फैक्ट्स, कभी कभी फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, सचिन ने इतने मैचेस खेले, तो ये फैक्ट है ना। वैसा आइडियाज, हमें जो आइडिया आते हैं हम उसको एक्सचेंज करते हैं। ओपिनियन जो होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं। इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स होती है हम वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल सी बात की गई है कि कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का, फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस। और किसके बीच में, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। सर टू और मोर पर्सन क्यों, क्योंकि अगर आप अकेले अकेले अपनी आइडिया को कम्युनिकेट करोगे, अपने आप को अकेले अकेले बतियाते हैं, जब हम अकेले अकेले बात करते हैं तो हमें सब पागल कहते हैं, है कि नहीं, लेकिन वो भी करना चाहिए। सो बट कम्युनिकेशन का मतलब क्या किया गया, क्या कहा गया है कि एक्सचेंज ऑफ व्हाट, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो ये था इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट। इंट्रोडक्शन में बताया गया कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह। एंड उसका कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जॉर्ज भाई साहब ने दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मुद्दे की बात। हमें कम्युनिकेशन तो समझ गया, बट हमें कम्युनिकेशन से इतना लेना देना नहीं, हमें मतलब है किस चीज से, बिजनेस कम्युनिकेशन से। किससे मतलब हमें, बिजनेस कम्युनिकेशन से। सर बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का एक ब्रांच है। क्या है, एक ब्रांच है, मतलब कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन। जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये किससे ज्यादा कंसर्न्ड है, मतलब इसको किससे लेना देना है, इसे बिजनेस की एक्टिविटी से लेना देना है। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, बिजनेस एक्टिविटी में, बिजनेस के एक्टिविटीज में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग बिजनेस एंटिटी। जब एक बिजनेस एंटिटी दूसरे एंटिटी से बात कर रही है, एक बिजनेस एंटिटी बाहर वालों से बात करती है, किस चीज के बारे में, रिगार्डिंग द बिजनेस अफेयर्स, मतलब बिजनेस की बातें कर रही है, ठीक है। रिलेटिंग टू बिजनेस इश्यूज, बिजनेस के कोई इशू है उसके रिलेटेड बातें कर रही है। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूं, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से, बिजनेस एंटिटी से क्या कर रहा है, बिजनेस के रिलेटेड बात कर रही है। एंड जरूरी नहीं कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ही, एक बिजनेस किसी भी बाहर वालों से बिजनेस के रिलेटेड बात कर रही है तो उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। अब बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन किसने दिया, बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन किसने दिया, आप जरा नाम देख लो, ब्रेनार साहब ने दिया है डेफिनेशन। उन्होंने क्या बोला है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या है, एक्सप्रेशन चैनलिंग। एक्सप्रेशन चैनलिंग मतलब एक्सप्रेशन को क्या करना है, डायरेक्शन देना। एक्सप्रेशन चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस कम्युनिकेशन ने क्या बोला गया है कि अपन ने अपने एक्सप्रेशन को चैनल किया, मतलब डायरेक्शन दिया। एंड सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं, रिसीव भी तो करते हैं। एंड इंटरचेंजिंग ऑफ आइडियाज, इंटरचेंजिंग मतलब आइडियाज को लेना भी और देना भी। किसमें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ओसी में आपने देखा रहेगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं वो लोग। ये है डेफिनेशन किसने दिया हुआ है, ब्रेनार साहब ने। और एक चीज मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ पे, इस चैप्टर के अंदर मेरे को आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि इस चैप्टर के अंदर जो मेन पार्ट पता है क्या है, इस चैप्टर के अंदर मेन पार्ट ये है कि लेटर्स का फॉर्मेट। इस चैप्टर के अंदर आपको लेटर का फॉर्मेट बताया जाएगा आपको 10th 11th और 12th चैप्टर में। एंड इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मेट आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। सो इन विच केस आपको एक चीज याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी चैप्टर के अंदर, उसको हमें समझना है, याद रखना है। लेकिन मेन चीज क्या है, फोकस किस पे करना है एकदम ध्यान से, लेटर्स के फॉर्मेट पे, लेटर का फॉर्मेट पे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा ध्यान से देखना। हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग देख लिया, उसका डेफिनेशन देख लिया, ठीक है, डेफिनेशन देख लिया। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज याद रखना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी है ना,
सेटिस्फैक्टरीली अपना काम नहीं कर पाएगी या फिर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी अगर उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। अगर उस बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो सेटिस्फैक्टरीली फंक्शन नहीं कर पाएगी और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। ओके और ये बात ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर वालों के साथ, कम्युनिकेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। ओके सो हर कोई भी बिजनेस को अगर सेटिस्फैक्शन के साथ काम करना है एंड अपने गोल अचीव करने हैं तो दे शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अंदर भी और बाहर भी। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? सर अभी आपने इंटरनल कम्युनिकेशन बोला, इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर जो कहाँ होता है, बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अगर इनमें ही आपस में अगर ये कम्युनिकेशन बराबर से नहीं होगा तो फिर कैसे अच्छे से मैनेजमेंट होगा? और अगर आपके बिजनेस में इंटरनली अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो इट विल हेल्प फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजरियल फंक्शन अच्छे से काम करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना। आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये जो होता है वो किसके बीच में होता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गन, अब मेरा जो बिजनेस है उसका कम्युनिकेशन किसके साथ? बैंक वालों के साथ, बेसिकली आउटसाइडर के साथ, बैंक वालों के साथ, सप्लायर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, कभी कभी गवर्नमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? बिजनेस का कम्युनिकेशन, लेकिन किसके साथ? बाहर वालों के साथ। बाहर कौन? बहुत सारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया है, बैंक्स, ठीक है, फिर गवर्नमेंट, ठीक है, सप्लायर जिससे हमने गुड्स लिए। सो अगर उनके साथ अपना जो ये कम्युनिकेशन है उसे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। और उससे क्या होता है कि अपना जो एंटरप्राइज है, मतलब अपना जो बिजनेस है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो पाता है, वो बाहर वालों के साथ अच्छे से कनेक्ट, अच्छे रिलेशंस बनते हैं बाहर वालों के साथ बेसिकली। सो ये था इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हमें ये तो समझ गया कि भाई कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं बिजनेस के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, ठीक है। अब मेथड्स, सर कैसे करने का कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। अभी तक क्या देखा, मेरे साथ में रहना। हम लोग ने इंट्रोडक्शन समझ लिया, हम लोग ने बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग ने समझ लिए, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन अलग टॉपिक था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल अपन ने पढ़ा वो कम्युनिकेशन का टाइप्स है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन के मेथड पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको लास्ट में समराइज भी करके दे दूंगा। अभी आप रिलैक्स करिए। अभी आपको क्या देखना है, ध्यान यहाँ पे देना है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सब लोग रिलैक्स करिए, मतलब मेरे जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब ओरल, जो हम स्पोकन वर्ड्स हम लोग जो मुंह से बोलते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है कि कन्वेइंग द मैसेज, हम जो कन्वे कर रहे हैं। कन्वेइंग मतलब क्या? कन्वे करना मतलब क्या? पहुंचाना। ओके, कन्वे करना मतलब क्या? पहुंचाना। कन्वेइंग अ मैसेज कहाँ, कैसे? इन स्पोकन फॉर्म, उसको हम क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके डिफरेंट वेज है। सर कैसे? पर्सनली बात करते हैं हम, जब हमारे फ्रेंड्स को मिलते हैं या घर पे हम जब माता पिता से बात करते हैं, वो पर्सनल टॉक्स होता है। फिर इंटरव्यू में भी वर्बल, इंटरव्यू में भी क्या होता है, जो इंटरव्यू लेता है और जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों क्या करते हैं? दोनों वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम स्पीच देते हैं, जब मोदी साहब जब स्पीच देते हैं तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इन विच केस टेलीफोन पे जब हमारी मम्मी अपने बहन से, मौसी से बात करती है ना, ठीक है, इन विच केस वो भी हम क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल था, कोई भी इसको पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल मतलब यहाँ पे हम लोग मुंह से बात नहीं करेंगे, ध्यान देना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे आप एक बात समझो, यहाँ पे मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकलेंगे, ठीक है, लेकिन इशारों में बातें होगी, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बात होगी। जब हम क्लासेस में पढ़ाते, तो क्लासेस में सर जब पढ़ाते हैं तब हम एक दूसरे को देख के ऐसा करते हैं कि नहीं, तो वो एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेट नहीं करता है थ्रू द वर्ड्स, सिर्फ वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि वर्ड से ही कम्युनिकेशन होता है या लिख के देंगे तो ही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है कम्युनिकेशन के, जिसको हम नॉन वर्बल एस्पेक्ट बोलते हैं। जैसे कि
कम्युनिकेशन दैट नीदर इन्वॉल्व्स रिटन और स्पोकन वर्ड्स। यहाँ आप ना लिखते हो, ये ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप ना लिखते हो ना आप बोलते हो। तो सर कैसे होगा ये कम्युनिकेशन? जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है कि आप अभी आप टायर्ड हो, फ्रेश हो या कैसे हो, आप एनर्जेटिक हो या नहीं हो, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, जो तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है वेदर यू आर इंटरेस्टेड और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर आई कॉन्टैक्ट से आपका कॉन्फिडेंस समझता है, आई कांटेक्ट से समझता है कि पर्सन कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। और फिर साइलेंस, कभी कभी हम साइलेंट होते हैं तो हमें समझता है कि शायद से ये मूड में नहीं है, इसका मूड नहीं है, इससे बात नहीं करना चाहिए, शायद से गुस्से में है कि नहीं। फिर हम लोग साइन, सिग्नेचर, जेस्चर, हमारा जेस्चर जो होता है उससे भी हमें, जेस्चर का मतलब अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना, अभी आप अगर सपोज किसी से मिलते हो और उसने आपको अच्छे से आपका हाथ नहीं मिलाया या अच्छे से आपको साइड हग नहीं किया, आप समझ रहे हो, मतलब आपका एक बॉडी का जेस्चर होता है, तो वो जेस्चर से भी समझता है कि वेदर द पर्सन इज हैप्पी टू मीट यू और नॉट, ऐसा इज इंटरेस्टेड टू मीट यू और नॉट, दैट इज द केस। सो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। अभी नेक्स्ट आता है रिटन कम्युनिकेशन। सर रिटन कम्युनिकेशन अभी क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, जो हम लिख के करते हैं। जैसे कि सर रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हम जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेटर्स करते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, है कि नहीं। फिर यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, जो आइडियाज़ और जो इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हम करते हैं वो राइटिंग में करते हैं रैदर देन स्पोकन वर्ड्स। बोलने से बेटर हम लिख के करते हैं, ठीक है। उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ना हमेशा रिटन कम्युनिकेशन में चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत सिलेक्ट अच्छे से, मतलब बहुत श्योरिटी से वर्ड सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। केयरफुली सिलेक्ट करने चाहिए वर्ड्स को। एंड मतलब उससे क्या होना चाहिए कि अपना जो मैसेज है ना वो क्लैरिटी से पहुंच जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे वर्ड्स यूज करो कि जहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और रीडर को मल्टीपल मीनिंग्स ना लगे, मतलब आपने जो मैसेज भेजा उसका 2 अर्थ या 3 अर्थ ना निकले, एक ही अर्थ निकलना चाहिए उसका। और हाँ, मैसेज जो होना चाहिए रिटर्न का वो जितना हो सके उतना शॉर्ट सेंटेंस में होना चाहिए, सो दैट द रिसीवर हैज़ नो डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इट, ओके। उसका मीनिंग समझने को डिफिकल्टी ना हो। बहुत जगह पे रिटन कम्युनिकेशन यूज़ होता है, वो तो आपको पता ही है। मेनी डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। हमारे ऑफिस में हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और वो सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन तो होता है, ओके। इसका जो लेआउट होता है, लेआउट मतलब फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है रिटन कम्युनिकेशन का, जो फॉर्मेट होता है वो बाय कस्टम से डिसाइड होता है। कस्टम मतलब प्रथा जो पहले से चलते आ रही है। मैं आप अभी एग्जांपल में बताऊँ ना, स्कूल का लेटर लिखना, स्कूल में हम जब लेटर लिखते हैं तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, मतलब स्कूल की जो प्रथा है वो अनुसार आपको लिख के देना पड़ेगा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को आप लेटर लिखना चाह रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रथा होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो लेटर लिखना पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नोटिस, मिनट्स, आपने मिनट्स पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर अपना 8 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 6 में भी मिनट्स पढ़े थे आपने, ठीक है। सेक्रेटरी का काम होता है मिनट्स बनाना। वो होने के बाद हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट क्या है। रिटन कम्युनिकेशन का मेरिट मतलब एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं रिटन कम्युनिकेशन के। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होता है। कैसा होता है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट का मतलब होता है कि करेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हो, एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, राइट लिखना पड़ेगा। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कि कट टू कट, क्लियर, प्रिसाइज मतलब आपको जो बोलना है वही बोलो, यहाँ वहाँ की बातें नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार रीड करता हूँ, ध्यान देना। और रिटन कम्युनिकेशन जो होता है इट इज़ ड्राफ्टेड विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत केयर से आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है। इट इज़ ओपन फॉर वेरिफिकेशन, ओपन टू वेरिफिकेशन मतलब आप जो लिख के देते हो ना वो कोई भी वेरीफाई करने जाएगा ना, तो आपको उधर सही लिखना पड़ेगा, एक्यूरेट लिखना पड़ेगा। और उसकी ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि उसमें जो भी आपने लिखा है वो कितना सही है, कोई भी उसको वेरीफाई करने जाएगा, इसीलिए आपको कोई भी इजीली चैलेंज कर सकता है। तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि उसमें आप जो भी लिखो वो एक्यूरेट हो और फैक्चुअल हो, सच होना चाहिए और राइट होना चाहिए, ठीक है। देयर इज एन इंस्टेंस ऑन द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। प्रेसिशन मतलब क्या? देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रिटन कम्युनिकेशन में यू हैव टू एम्फसाइज ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, और अपना प्रेसिशन का मतलब होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि रिटन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान देना यहाँ पे
कि रीड मैनी टाइम्स, रिटर्न कम्युनिकेशन को आप बहुत बार रेफर कर सकते हो, यू कैन रेफर इट ओवर अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। जब तक जो रीडर है, जो उस मैसेज को, जो रिटर्न कम्युनिकेशन को पढ़ रहा है, जब तक उसको समझता नहीं है मैसेज क्या लिखा है उसके अंदर, तब तक वो उसको रीड कर सकता है। रीड टिल ही थिंक्स ही हैज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड इट, जब तक उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं, उसको ऐसा लगता नहीं कि मेरे को समझा है, तब तक वो रीड कर सकता है। सो रीड, आई होप आपको रीड समझा रहेगा। एक सेकेंड, इसको रीड बोलेंगे अपना। और फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें अपना, एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना यहाँ पे, परमानेंट रिकॉर्ड। एक सेकेंड, हाँ, रिटर्न अपना जो कम्युनिकेशन है ये परमानेंट रिकॉर्ड है। मतलब अगर आपको फ्यूचर में अगर रेफरेंस में अगर देखना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लिखा और आपको एक लेटर लिखना है, अब लेटर लिखना है तो आपको याद, अभी मैं कैसे लिखूं, तो आप किसी को बोल सकते हो कि एक काम कर, पहले वो लेटर लिखा था ना उसका रेफरेंस ले ले, तो इट इज हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, तो यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या, जो रिटर्न रहेगा ना, तो लिखा हुआ है, तो लिखा रहेगा, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस, लीगल एविडेंस। आप उसको है ना कोर्ट में दिखा सकते हो। लीगल एविडेंस का मतलब समझता है, यू कैन शो इट इन द कोर्ट कि देखो ये लेटर इनके थ्रू हमारे पास से आया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज वाइड एक्सेस। वाइड एक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन मतलब मुंह से बोलना है, मैं यहाँ से बैंगलोर मुंह से नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट कम्युनिकेट। सर फोन से कर सकते हो, वो अलग बात हो गई। लेकिन आप मेरे को बताओ, यहाँ से आज के टाइम पे तो आप कहीं पे भी वर्बली एक्ट कर सकते हो, लेकिन इन पर्सन अगर मुझे अगर किसी को वाइड एक्सेस अगर देना है, तो अपना जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसका वाइड एक्सेस होता है। आपको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाओ। कहीं कहीं पे टेलीफोन नहीं होते, बट वहाँ लेटर तो पहुँच सकता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन कैन रीच एनी पार्ट, वैसी बात यहाँ पे आती है। तो इट इज़ द बेस्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स लिविंग टू डिफरेंट प्लेसेस। कहीं पे भी रहता हो, रिटर्न कम्युनिकेशन लेटर वगैरह वो पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आता है नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। मतलब आपको पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं है ना उस पर्सन को जिसको आपको लेटर भेजना है कि नहीं। आपको यहाँ, मेरे को यहाँ से लेटर भेजना है, बराबर है, मेरे को आई डोंट नीड टू वेट for that person, I have to just send the letter। यहाँ पे देखो मस्त लिखा है, it is not necessary for both the parties। दोनों पार्टी के लिए नेसेसरी नहीं है कि अवेलेबल होना एट द सेम टाइम। अभी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए दोनों पार्टी को सामने खड़ा रहना पड़ेगा, सेम टाइम पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, बट रिटर्न कम्युनिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी को सेम टाइम पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, लेटर पहुंच जाएगा, जब पढ़ना है पढ़ो। कैन रीड whenever the receiver gets spare time। जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसको जब टाइम मिले तब पढ़ेगा वो। सो इट इज़ अ गुड थिंग। देर इज नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या, जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, जो लेटर वगैरह बनाते हैं, वो परफेक्ट नॉलेज के साथ बनाना पड़ता है। कैसे बनता है? परफेक्ट नॉलेज के साथ बनाना पड़ता है। जिस मैटर के रिलेटेड हम लेटर लिख रहे हैं उसको, उस मैटर का हमें परफेक्ट नॉलेज होना पड़ता है, तभी हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो इसीलिए इसमें कंप्लीटनेस होता है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी लेटर आप लिखोगे ना, उसमें ना परफेक्ट चीज़ें होगी। मतलब वो बंदे ने प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, अपना अश्योरिटी के साथ उसने वो लेटर लिखा रहेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। अब ये इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि सस्ता पड़ता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज चीपर फॉर फार अवे प्लेस। मतलब आज के टाइम पे अगर देखने जाए तो ये पॉइंट इतना वैलिड नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखने जाए तो व्हाट्सएप, वीडियो कॉल वगैरह, वाईफाई वगैरह सब कुछ है, बट अगर कंपेयर भी करने जाएंगे ना, तो आई गेस, मेरे ख्याल से शायद ये पॉइंट ऐसा बोलता है कि आपको सस्ता पड़ेगा। आप अगर लेटर भेजना चाहो ना किसी को, वो सस्ता पड़ेगा रैदर देन कॉलिंग एवरीवन। बट हाँ, एक चीज़ है, सबको कॉल करने आ जाए ना, बिजनेस के एंगल से सोचो, सबको कॉल करने जाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। और यहाँ पे कैसा है, लेटर लिख के भेज दो, जब पढ़ना रहेगा तब पढ़ेगा, मेरे को अलग से टाइम निकाल के उसके लिए अवेलेबल नहीं होना पड़ेगा। सो इट इज़ चीपर। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सस्ता। समझा आपको? सस्ता पड़ता है। ओके, तो ये थे अपना मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के मेरिट्स क्या थे? एक्यूरेसी होता है, प्रिसाइज होता है, ठीक है। फिर क्या बताया गया यहाँ पे? रीड मेनी टाइम, जितनी बार रीड करना है रीड कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया यहाँ पे? बहुत सिंपल सा पॉइंट था एकदम, कि
फ्यूचर रेफरेंस, मतलब फ्यूचर रेफरेंस मतलब क्या, परमानेंट रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हो। वाइड एक्सेस मतलब क्या, बहुत मतलब हर जगह पहुंच सकता है लेटर। फिर नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, मतलब दोनों को अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटनेस मतलब जो लेटर आया है वो जिसने भी लिखा है वो परफेक्ट नॉलेज के साथ लिखा है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ता है। तो ये था मेरिट्स ऑफ अपना रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्या जरिए हैं, हाउ कैन यू इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है सर, क्या होता है, डिजिटल। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था मेंबर्स में, हाउ टू बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, है क्या नहीं, उसमें मैंने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है डिजिटल। डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, आपको पता है, ईमेल करेंगे, वेबसाइट अपनी होती है, वेबसाइट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, आजकल ब्लॉगिंग चलता है, थोड़े टाइम पहले चल रहा था, आजकल तो वो भी कम हो गया। ब्लॉगिंग, सर व्हाट इज ब्लॉगिंग, सर ब्लॉगिंग मतलब क्या, मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको पता है वो ट्रैवलर्स ब्लॉग बनाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ। सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया तो मैं अभी आपको क्या बताऊँ, आपको अगर मैं सोशल मीडिया बताने जाऊंगा तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि सूरज को दिया दिखाना, है कि नहीं। मैं सन को दिखा रहा हूँ क्या, लैंप, सन की रोशनी कितनी बड़ी है, आपके पास उतनी नॉलेज है सोशल मीडिया के लिए। फिर नेक्स्ट आता है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया से ही तो कर रहे हैं, नेक्स्ट है क्या, मोबाइल सेलुलर फ़ोन, मतलब मोबाइल सेलुलर फ़ोन से भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली, हम लोग डिजिटली बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब तरीके हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। अब मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। ईमेल, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, अपने को इलेक्ट्रॉनिक मेल जो करते हैं। ईमेल क्या होता है, ईमेल बहुत सिंपल सी बात है कि हम अगर हमें कोई पहले के टाइम पे अगर हमको कोई बात करनी है तो हम लोग ईमेल से हम क्या करते थे, एक दूसरे को रीच आउट करते थे। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स क्या बोला है, सेंडिंग द मैसेजेस यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जैसे कि क्या, कंप्यूटर से हम करते हैं, बट वाया इंटरनेट, इंटरनेट तो होना चाहिए। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, वाया मतलब यूजिंग इंटरनेट, हम लोग क्या करते थे, ईमेल करते थे, जस्ट टू इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट विद समवन। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल। पहले ईमेल के द्वारा ही हम लोग क्या करते थे, फोटोज़ वगैरह एक दूसरे को भेजते थे। कंप्यूटर में अगर किसी को फोटो वगैरह भेजना था, आज तो व्हाट्सएप वगैरह आ गया, वो अलग बात है, बट पहले ईमेल के थ्रू ही भेजते थे। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग, इट इज़ पॉसिबल टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स थ्रू ईमेल, फॉर्म ऑफ वर्ड्स, टेबल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, पिक्चर ग्राफ्स, और फिर क्या ग्राफ वगैरह भी भेज सकते हैं। पीपीटी में जो ग्राफ है ना, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, वो भी ईमेल से भेजते थे। साउंड्स मतलब म्यूजिक वगैरह, वीडियोज एंड ऑल, ये था ईमेल। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट मतलब क्या कि वेबसाइट जो होता है वहाँ पे वेब पेज होते हैं, बट एक वेब पेज नहीं होता है। ओके, एक वेब पेज नहीं, वहाँ पे क्या होता है, इंटरकनेक्टेड वेब पेज होते हैं, मतलब बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनती है। मतलब अगर आप किसी के भी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आप उधर कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एक नया वेब पेज खुलेगा, तो वैसा होता है वेबसाइट। और एक ही डोमेन पे होते हैं वो। दिस पेज कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओनर, जो ओनर जो बोलेगा कि मेरे वेबसाइट पे ये सब दिखना चाहिए, तो वो सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दिखेगा। और ये जो अपना जो ओनर होता है वेबसाइट का, वो क्या, वो कौन, वो कोई भी हो सकता है, आप, मैं, ग्रुप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, मतलब रिलायंस की वेबसाइट है, आपकी भी वेबसाइट बन सकती है, ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट होता है वो आपको कैसे एड्रेस करने मिलता है, आपको अलग से एक क्या बोलते हैं, यूआरएल क्या होता है, अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उससे आप क्या कर सकते हो, आप किसी की वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाते हो यूआरएल से। और हर वेबसाइट जो होती है वो www. आपको सब पता ही है, www. से स्टार्ट होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको सब पता है क्योंकि आप सब जो हो वो टेक एनवायरनमेंट के ही हो और आपको शायद ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट टू, राइट। इन विच केस वेबसाइट हो गया। नेक्स्ट आता है क्या, ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक पर्टिकुलर वेब पेज होता है, एक मतलब वेबसाइट होती है, जो वो वेबसाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, तुमको पता है, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे हम पब्लिश करते हैं इनफॉर्मल आर्टिकल्स। मतलब आप कहीं पे ट्रैवल करने गए, आप कहीं ट्रैवल करने गए, आप उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप उसके बारे में आप अपना ब्लॉग लिखते हो, आपकी वेबसाइट पर जाके आप ब्लॉग लिखते हो मतलब आर्टिकल लिखते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आता है, वैसे आप वेबसाइट पर जाके क्या कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस। जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो घूमते हैं, वो ब्लॉग लिखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने का होता है, कोई भी एक्सपीरियंस, मैं मेरा टीचिंग का ब्लॉग लिख सकता हूँ, ठीक है, वैसा। ब्लॉग के बाद क्या आता है,
अब कॉर्पोरेट ब्लॉग भी होते हैं, कॉर्पोरेट के वेब ब्लॉग भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सोशल मीडिया नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्क तभी आपको पता ही है क्या होता है कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव ग्रुप। ऑनलाइन इंटरेक्टिव ग्रुप मतलब क्या, आप इंटरनेट के द्वारा क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप इंटरेक्शन करते हो। और जैसे कि अभी अपन यूट्यूब में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो सोशल मीडिया का ही नेटवर्क है, और ये अपन करते हैं मोबाइल के द्वारा। मोबाइल जनरली मोबाइल के द्वारा ही हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम जो भी यूज़र्स होते हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म के, व्हाट्सएप का यूज़र है, जो इंस्टाग्राम का यूज़र है, इंस्टाग्राम से याद आया, मेरे इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो करो, edutainer_दर्श, edutainer_दर्श को फॉलो करो, सो दैट आपके जो भी डाउट्स वगैरह है मैं वहाँ पे आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करूँगा, वॉइस नोट भेज दूंगा। ओके, इन विच केस कमिंग बैक टू द पॉइंट के यहाँ पे क्या होता है, यूजर्स को क्या अलाउ किया जाता है कि वो अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इससे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे आप अपना जो भी टैलेंट है या जो भी आपका जो बिजनेस है आप उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। इंटरैक्ट करो, इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल एंड कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। जो भी आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको कम्युनिकेट करो, ठीक है। उससे आपका लॉयल्टी, जैसे आपके आप जब कमेंट करते हो, नहीं करते हो तो कमेंट करो इस वीडियो के नीचे, उससे क्या होता है अपना लॉयल्टी और अपना एक अच्छा सा रिलेशनशिप मेंटेन होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर, ठीक है। सो मेक श्योर आप कमेंट करोगे वीडियो के नीचे। और सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे पॉपुलर आपको मेरे से ज़्यादा पता रहेंगे, है कि नहीं? नहीं, मुझे भी पता है। सो इन विच केस मोबाइल सेल्युलर फ़ोन, अपन क्या पढ़ रहे हैं बाय द वे, हम लोग पढ़ रहे हैं मोड्स। हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मोड्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने ईमेल देख लिया, वेबसाइट देख ली, ब्लॉग देख लिया, सोशल मीडिया नेटवर्क देख लिया। मोबाइल सेल्युलर फ़ोन भी तो इस्तेमाल किए जाते हैं टू कम्युनिकेट, जैसे कि SMS करना वगैरह, ठीक है। आजकल मोबाइल की यूज़ बढ़ गई है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, वी यूज़ टू एडवर्टाइज जो प्रोडक्ट, आपको पता है कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, तो कॉल सेंटर में क्या करते हैं वो लोग, कॉल सेंटर में सर्विस तो देते हैं, मतलब वोडाफोन, अगर आपको कस्टमर केयर सर्विस जो होती है वो तो होती है, प्लस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी कॉल सेंटर में लोग बैठते हैं जो कॉल से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। और फिर SMS भी एक तरीका है, मोबाइल के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये तो आपको पता है जूम, आजकल अपना जूम मीटिंग्स, जूम पे भी लेक्चर्स हो रहे थे, है कि नहीं? जब लॉकडाउन था तब हम लोग जो लेक्चर्स लेते थे वो जूम पे लेते थे, या फिर अपना गूगल मीट, आपकी कॉलेजेस वगैरह गूगल मीट पे चल रही थी, वीडियो लिंक दी जाती है और उस वीडियो लिंक पे आप बैठ के क्या करते हो, डिस्कस करते हो। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी यही था, जो मीटिंग्स वगैरह हो रहे थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, वो सब जूम मीटिंग होती थी या फिर गूगल मीट पे मीटिंग करते थे वो लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। सबसे पहली स्किल क्या है, लिसनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लिसनिंग। अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो आपके पास लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए। लिसनिंग की मतलब क्या, बरोबर से सुनना ये होता है? नहीं, देखो लिसनिंग का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना भी और वही टाइम पे समझना, ठीक है। आप देखो एक्टिव लिसनर होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक पर्सन को कैसा होना चाहिए, एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का मतलब क्या होता है, हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुनना भी और समझना भी व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू यू। जैसे मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको सिर्फ सुनना नहीं, आपको समझना भी है, आपको एक्टिव लिसनर बनना है। ओके, कौन कौन एक्टिव लिसनर हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इन विच केस अनलेस यू अंडरस्टैंड क्लियरली, जब तक आप समझोगे नहीं कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बराबर से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओगे। हाउ कैन यू गिव मी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है बॉडी लैंग्वेज। क्या है बॉडी लैंग्वेज? सबसे पहले तो एक अच्छे से अगर कम्युनिकेट करना है तो आपके पास लिसनिंग का स्किल होना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए। दूसरा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या बोला गया है, आपके बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि जो कन्वे करे कि जो आप जो बोलना चाह रहे हो, आप जो बोलना चाह रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर राइट लेना,
अरे मैं बोल राइट रहा हूँ लेकिन हाथ लेफ्ट कर रहा हूँ, अब समझ रहे आपको, तो ये सही नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए। आपका जो बोलने का जो टोन है, जो पिच है, जो आपका जो आवाज़ का जो टोन है वो भी सही होना चाहिए। हैंड के जेस्चर्स भी राइट होने चाहिए, आई कॉन्टैक्ट भी बराबर होना चाहिए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो। क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर एंड कंसाइज का मतलब क्या, जितने कम से कम पॉसिबल आप वर्ड यूज़ करोगे उससे आपका क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, आप कंफ्यूजन कम करोगे, कंफ्यूजन कम क्रिएट करोगे। क्लियर एंड कंसाइज, कंसाइज मतलब शॉर्ट एंड क्लियर मतलब कम से कम वर्ड यूज़ करो, सो दैट आपका क्या होगा कि आपको जो बोलना है वो आप क्लियरिटी के बोल पाओगे। शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड डायरेक्ट। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव वर्ड, ज़्यादा वर्ड यूज़ करना ही नहीं है। बिफोर स्पीकिंग यू शुड थिंक, आप जो बोलना चाह रहे हो उसके पहले सोचो, क्योंकि अपने को किसी ने बोला गया है एक बार जो वर्ड्स मुंह से निकल जाते हैं उससे हम ले नहीं पाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए आप जो भी वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो उसके पहले आप थॉट दो, एंड देन इससे क्या होगा, इट इज विल प्रिवेंट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्रिएट होने से आपको हेल्प करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देगा बेसिकली। नेक्स्ट आता है पर्सनेबल। पर्सनेबल मतलब क्या, पर्सनेबल का मतलब होता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसके बाद आप एक फ्रेंडली टोन यूज़ करो और उसको पर्सनल क्वेश्चन, आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। आप उससे क्या करो, फ्रेंडली टोन बात करो और पर्सनल, मतलब अभी मैं इसका एग्जांपल तो आपका कैसा है, आप कभी भी किसी को फ़ोन करते हो और मोस्टली मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, सीधा मतलब की बात करके कट कर देते हैं। कभी भी ऐसा मत करो। किसी को भी कॉल करो पहले क्या पूछो, अरे हाय कैसा है तू, घर पे सब ठीक है कि नहीं, ठीक है, फिर आप अपना बात करो, ठीक है। मेक हिम फील गुड, समझ आपको। दिस हेल्प्स क्रिएटिंग इन पर्सनल टच। इससे आपका क्या होता है, पर्सनल, उसको क्या लगेगा सामने वाले को कि ही इज कंसर्न अबाउट मी एंड ही इज क्लोज टू मी, ऐसा, ठीक है। सो पर्सनेबल बनो आप, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन के लिए आपको पर्सनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको आई कॉन्टैक्ट से बात करना चाहिए। आपको एक फर्म वॉइस में बात करना चाहिए। फर्म वॉइस होनी चाहिए बट फ्रेंडली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, टोन कैसे होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। फर्म मतलब क्या होता है, फर्म मतलब जो आप बोल रहे हो फर्मली बोलो, मतलब एक फर्म होना मतलब अगर मैं बताऊँ आपको, गट होना। जो भी आपको अगर आपको किसी को कुछ काम देना है, आपको चाहिए कि उस बात को सीरियसली ले, तो आप फर्मली बोलो लेकिन फ्रेंडली टोन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आपको सामने वाले की बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब आप जो एम्पैथी क्या बोल रहे हैं, स्किल ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। यू शुड हैव अ स्किल, मतलब अगर कोई पर्सन आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको भी अंडरस्टैंड करो, उसकी फीलिंग्स को भी समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, आप अपना ही बोलते जा रहे हो, ठीक है। एम्पैथी इज अ स्किल टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। एम्पैथी कैन बी शोन विद यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स और एक्शन। नेक्स्ट आता है गिव एंड रिसीव फीडबैक। हमेशा ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गिव एंड रिसीव फीडबैक। हमेशा आप फीडबैक लिया करो, ओके। आप फीडबैक दो भी और फीडबैक लो भी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करो, कमेंट तो करते जाओ। एंड अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो और क्या करो, कमेंट करो कि क्या पसंद नहीं आया, और शेयर करो सब में। तो ये होता है, अच्छा लगा तो ही करना, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, अप्रोप्रिएट फीडबैक। फीडबैक भी ऐसा वैसा नहीं, अप्रोप्रिएट फीडबैक लेना और देना, ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का। फीडबैक हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। और फिर आता है रोल ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रोल ऑफ सेक्रेटरी। अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने भी पढ़ा एसेंशियल स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, आपको क्लियर एंड कंसाइजली आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, पर्सनेबल होना चाहिए, देन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंटर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। सेक्रेटरी का रोल क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अगर एक सेक्रेटरी ही होता है जिसको क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है वेरियस सर्कमस्टांसेस में विद द डायरेक्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ। मतलब सेक्रेटरी ही एक व्यक्ति है जिसको कम्युनिकेशन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है, और ऑफिसर्स के साथ, बाहर वालों के साथ, सबके साथ सेक्रेटरी ही करता है। और आइए हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि सेक्रेटरी का काम कैसा होता है, करस्पॉन्डेंस का, है कि नहीं। सेक्रेटरी हैज़ टू हैंडल करस्पॉन्डेंस, ड्राफ्ट नोटिस बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, मिनट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सब रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म हो गया, है कि नहीं।
तो सेक्रेटरी का तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, बिजनेस के कम्युनिकेशन में। सबसे पहला आता है बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स मतलब क्या होते हैं, बिजनेस लेटर क्या होते हैं? इट इज़ द टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि रिटन कम्युनिकेशन में हमने लेटर्स देखे हैं ना, लेटर्स जो बनते हैं वो तो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। तो रिटन कम्युनिकेशन का एक टाइप है विच इज़ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो लिखता कौन है? सेक्रेटरी। कौन लिखता है बिजनेस के लेटर्स? कौन लिखता है? सेक्रेटरी लिखता है। गुड लेटर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस। आपने लेटर कैसा ड्राफ्ट किया है उससे आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन, उसकी इमेज बनती है। ओके तो अगर आपको कोई पूछे कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, तो बिजनेस लेटर कुछ नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या किसने दिया है? रॉबर्ट शर्टर। रॉबर्ट शर्टर ने दिया है। उसने क्या डिफाइन किया है? उसने बोला कि बिजनेस का जो करस्पॉन्डेंस होता है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो होता है वो क्या होता है? इट्स अ मैसेज। इट्स अ मैसेज जो अटेम्प्ट करता है, इट्स अ मैसेज विच ट्राइज, इट्स अ मैसेज विच ट्राइज टू इन्फ्लुएंस किसको? अपने रिसिपिएंट को। इट इज अ मैसेज विच ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रिसिपिएंट, मतलब जिसको ये मैसेज मिलने वाला है उसको इन्फ्लुएंस करने का। किस चीज के लिए? कि वो कोई एक्शन ले या कोई रिएक्शन दे। वो कोई एक्शन ले या फिर कोई रिएक्शन दे। किस चीज के लिए? टू हैव द डिजायर्ड, मतलब ऐसा एक्शन या ऐसा रिएक्शन जो सेंडर चाहता है। मतलब मैं वापस से बताऊंगा इस डेफिनेशन को कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस को रॉबर्ट भाई साहब ने क्या बोला? रॉबर्ट भाई साहब ने बोला कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि इट इज अ मैसेज, इट इज अ मैसेज जो क्या करना चाह रहा है? इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है किसको करना चाहता है? रिसिपिएंट को, जिसको मैसेज मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस किस बात के लिए? कि वो कोई एक्शन ले या फिर वो कोई रिएक्शन दे, और वो भी कैसा एक्शन, कैसा रिएक्शन? जो सेंडर चाहता है वैसा, एज द सेंडर डिजायर्ड। ओके, डिजायर करता है वैसा। तो ये होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस लेटर्स आर लेटर्स रिटन विद ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है खाली वो समझने के लिए बिजनेस लेटर्स नहीं लिखते। वो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई एक्शन लो, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और डिसीजन। मतलब डिसीजन लेने के लिए आपको लेटर, बिजनेस से लेटर आता है, वो जो भी बिजनेस से लेटर आता है वो आपको कोई एक्शन या डिसीजन लेने के लिए आता है, सिर्फ कंटेंट समझने के लिए नहीं आता है। ये है अपने बिजनेस लेटर का लेआउट, मतलब उसका फॉर्मेट। मैं आपको एक एक फॉर्मेट का मस्त आपको समझाता हूँ बराबर से। आप पहले एक बार समझिए लेआउट में क्या क्या है। सबसे पहला आता है हेडिंग। क्या आता है? हेडिंग आता है। लेटर में सबसे पहले क्या आएगा? हेडिंग। और हेडिंग का हिस्सा देखो क्या है, यह पूरा हेडिंग का हिस्सा है। हेडिंग में क्या क्या आता है? कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कंपनी का सिन नंबर, सिन आता है। सिन मतलब क्या? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर कंपनी का टेलीफोन नंबर आता है, फैक्स नंबर आता है, ईमेल आता है, वेबसाइट आता है। ये सब हेडिंग में आते हैं। ये सब कहाँ पे आते हैं? हेडिंग में आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ तक हेडिंग होती है, वेबसाइट तक हेडिंग आ जाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था कि हेडिंग कंटेन्स क्या? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सिन ऑफ द कंपनी। इट इज दैट पार्ट ऑफ द लेटर। बिजनेस लेटर का वो हिस्सा है जो कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है, सेंडर मतलब कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है। किससे? रिसीवर से। whoever is receiving the letter gets the introduction about the company और about the sender basically। और ये हमेशा लेटर हेड पे ही होता है, कंपनी का लेटर हेड होता है, उसके ऊपर ही बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आएगा इसमें? कंपनी का नाम, फिर कंपनी का एड्रेस, कहाँ पे है कंपनी, ठीक है, फिर कंपनी का सिन, सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेक्स्ट आएगा टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, ओके, वेबसाइट का नाम, जो है ये सब आएंगे हेडिंग के अंदर। फिर क्या आता है? हेडिंग के बाद आता है डेट। क्या आता है? डेट। आपने जिस दिन पे लेटर लिखा है वो राइट हैंड साइड पे डेट जो होती है, आपको ये फॉर्मेट बरोबर से याद करना है गाइस, इसको एकदम बरोबर से प्रैक्टिस करो लिख के। राइट हैंड साइड पे डेट आएगी, सेकंड चीज, ठीक है। और ये राइट जो डेट होती है, याद रखना, वो डेट जो होती है उसमें क्या क्या आता है? DDMMYY या फिर DDMMYY या फिर MMDDYY। सर ये YY क्या है? ईयर, MM क्या है? मंथ, और DD क्या है? डेट। कौन से डेट पे आप लेटर लिख रहे हो?
अभी अगर आप पहला वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे, कौन सा पहला, DDMM/Y में फॉलो करेंगे तो उसको ब्रिटिश स्टाइल बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटिश स्टाइल बोलेंगे। और अगर दूसरा वाला फॉलो करेंगे तो अमेरिकन स्टाइल बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे सर अगर लेटर पे डेट नहीं रहा तो उस लेटर को इनकम्प्लीट माना जाता है, क्या माना जाता है, विदाउट डेट है तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। और याद रखना ये लीगल एविडेंस में काम आता है, लीगल एविडेंस के, देखो ये डेट पे ये लेटर आया था। ओके, नेक्स्ट आता है रेफरेंस नंबर। यहाँ पे भी देखते जाओ, डेट हो गया अपना, रेफरेंस नंबर। सर ये रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर जो होता है अपना कहाँ पे आपको देखने मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। डेट जो थी वो राइट हैंड साइड पे थी, रेफरेंस नंबर जो है थर्ड पॉइंट दैट इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, वो याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड पे होता है रेफरेंस नंबर। और क्यों लिखते हैं? फॉर क्विक रेफरेंस। क्विक रेफरेंस के लिए हम लोग ये रेफरेंस नंबर लिखते हैं कि ये जो लेटर जो लिखा गया था इसका सीरियल नंबर क्या था। ठीक है, लेटर के ऊपर रेफरेंस नंबर में 3 कंपोनेंट आएंगे, सीरियल नंबर होगा, डिपार्टमेंट होगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है, और तीसरी बात क्या रहेगी यहाँ पे, ईयर, कौन से ईयर में लिखा गया था। ठीक है, तो ये रेफरेंस नंबर जो होता है वो क्यों होता है, क्विक रेफरेंस के लिए होता है रिगार्डिंग द मैटर कंसर्न। और इसमें नंबर और वर्ड्स होते हैं। जो भी लेटर कंपनी से लिख के बाहर जा रहा है उस पर रेफरेंस नंबर होता है, आउटगोइंग लेटर पे रेफरेंस नंबर होता है। ये था रेफरेंस नंबर की बात। नेक्स्ट आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस मतलब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। और इन दैट केस ऑल्सो आप जब भी उनका एड्रेस लिख रहे हो तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप किसी पर्सन को लेटर लिख रहे हो तो मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्री जो लिखना लिखो, लेकिन किसी फर्म को लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेसर। मेसर मतलब ये, ठीक है। मेसर जो है वो इटालियन वर्ड है, आई गेस इटालियन वर्ड है, और उसमें ग्रीट करना, मेसर का मतलब होता है यू गिविंग रिस्पेक्ट, यू गिविंग रिस्पेक्ट। ओके, तो ओके, इन विच केस आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है, आपको राइट हैंड साइड पे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। लेट मी सी वंस, गेट द आइडिया। यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, ये रहा, राइट हैंड साइड पे बोलो या थोड़ा सेंटर में ही बोल दो, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या, आपने किस चीज़ के लिए लेटर लिखा है आपको वो सब्जेक्ट लिखना होता है, और वो ब्रीफ में लिखना होता है, मतलब शॉर्ट में लिखना होता है। क्योंकि आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखने से ही जो रीडर है उसको आइडिया आ जाएगा कि क्या कंटेंट है या फिर किसके रिलेटेड ये लेटर है। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंट के रिलेटेड है तो डायरेक्ट वो डिपार्टमेंट में जाएगा। और उससे क्या होगा, सब्जेक्ट लिखने से क्या होगा तुमको पता है, आप उसको क्विकली फाइल भी कर सकते हो। ठीक है, इट शोज द पर्पस ऑफ द लेटर। क्यों लेटर आया है, रीडर को आइडिया आता है कि मैटर क्या है, अंदर एक आइडिया मिल जाता है। और इट हेल्प्स टू सेंड इट टू द कंसर्न सेक्शन और डिपार्टमेंट। जो भी जिसके हाथ, सपोज मेरे कंपनी में एक लेटर आया है या मेरे घर पे एक लेटर आया है, घर का छोड़ो बट मेरे कंपनी में एक लेटर आया है, उसमें सब्जेक्ट लिखा है परचेस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, तो वो जो लेटर है फटाफट परचेस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, डायरेक्टली उसको दे पाएंगे, भाई ये तेरे काम का है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और उसको फाइलिंग करने में भी आसान होगा, वी कैन फाइल इट वेरी नाइसली। ओके, मतलब नाइसली मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट आता है अपना सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो होता है, सैल्यूटेशन मतलब क्या, अपन ग्रीट कर रहे हैं, जिसको लेटर लिख रहे हैं ना उसको हम लोग ग्रीट कर रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, उनके नाम को रिस्पेक्ट दिया। कहाँ पे दिया था हमने रिस्पेक्ट, हमने रिस्पेक्ट जो दी थी अभी हमने कहाँ पे रिस्पेक्ट दी थी, डेट के बाद रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के बाद अपन ने क्या देखा था, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, अपना इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं ना, तो जिसको लेटर लिख रहे हैं पहले उसको हम लोगों ने रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, उसके नाम को रिस्पेक्ट दिया, देन हम लोग उस पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ग्रीटिंग फ्रॉम द राइटर टू द रीडर, हम रीडर को दे रहे हैं, अभी नाम को नहीं दे रहे, हम रीडर को दे रहे हैं, पर्सन को दे रहे हैं। उससे क्या होता है, फेवरेबल इंप्रेशन होता है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड पे होता है। सैल्यूटेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं एक बार के लिए। ये रहा, ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। ठीक है, इन विच के सैल्यूटेशन के बाद क्या करना होता है अपने को बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब अभी अपन लेटर एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। और बॉडी आपको पता है लेटर का हार्ट होता है। क्या होता है, लेटर का हार्ट होता है। एक बात याद रखना, ये लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। हम लोगों ने मतलब लेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ, और फिर आता है क्लोजिंग पैराग्राफ।
अब जो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है, मतलब ये बॉडी ऑफ द लेटर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअल मैसेज लिखा हुआ रहता है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, आप क्या करते हो, सब्जेक्ट या फिर जो मैटर है जिस रिलेटेड आपने लेटर लिखा आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, शॉर्ट में रखते हो लेकिन इफेक्टिव रखते हो। इससे क्या होता है कि जो लेटर पढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट आता है और वो पूरे कंटेंट को गो थ्रू करेगा, और उसको इंटरेस्ट आएगा तो ही वो गो थ्रू करेगा पूरे लेटर को। और फिर आती है मेन पैराग्राफ। मेन पैराग्राफ इज द हार्ट ऑफ द लेटर। लेटर का मेन पैराग्राफ जो होता है वो हार्ट होता है लेटर का। इसमें मेन मैसेज लिखा हुआ रहता है। इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज, क्लैरिटी और करेक्टनेस को अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और ब्रीविटी इज द सोल ऑफ द लेटर। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ द लेटर मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस। हम जब भी कोई भी लेटर बनना उसको शॉर्टनेस करो। शॉर्टनेस जो होती है एक लेटर की आत्मा होती है, मतलब यू शुड मेक श्योर कि आप लेटर शॉर्ट में शॉर्ट बनाओ। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ मतलब क्या, कंक्लूड कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और जो भी इट शुड बी रिटन केयरफुली। एंड उससे क्या होता है, क्योंकि आपने कंक्लूड अगर अच्छे से किया रहेगा तो जो आपको एक्शन चाहिए था वो लिया जाएगा बाय द रिसीवर। ये आपको देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, ये भी अपना हो गया। अभी नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है, अभी आपका लेटर खत्म हो गया है, बॉडी ऑफ द लेटर के नीचे आप राइट हैंड साइड पे आपको लिखना होता है। क्या लिखते हो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में, आप करते हो कि आप उसको जैसे आपने स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट दी थी, सैल्यूटेशन दिया था, उसी के रिलेटेड आपको क्या करना है, क्लोजर करना है। आपने रिस्पेक्टेड सर मैम लिखा है तो आपको योर्स फेथफुली लिखना पड़ेगा और पोलाइट एंड कर रहे हो लेटर का, इट शुड मैच द सैल्यूटेशन। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर। ऑथराइज पर्सन ही साइन कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। और कहाँ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहाँ पे होता है, आपका राइट हैंड साइड पे होता है, तो उसी के नीचे आएगा क्या, सिग्नेचर। और सिग्नेचर के बिना लेटर क्या रहेगा, इनकम्प्लीट, इनवैलिड। और सर सिग्नेचर तो कर दिया, उसके बाद जिसने साइन किया उसका नाम होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन, मतलब वो कौन से पोस्ट पे है। एंड द पर्सन जो साइन कर रहा है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर इनसाइड द लेटर। लेटर के अंदर जो भी लिखा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो ये था सिग्नेचर वाला पॉइंट। और सिग्नेचर और आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एक बार देख ही लीजिए, सिग्नेचर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट हैंड साइड के नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एंक्लोजर। क्या आता है, एंक्लोजर मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आपने जो लेटर लिखा और उसके साथ कोई अटैचमेंट है, आपने उसके साथ कोई अटैचमेंट भी दिया है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, मैंने लेटर लिखा है कि शेयर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट का लेटर तो रहेगा, उसके साथ सर्टिफिकेट भी तो होगा। तो सर्टिफिकेट बोलना कि मैंने एंक्लोजर के अंदर, अटैचमेंट के अंदर आपको ये भी चीज़ दी है, प्रोवाइड की है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चेक, डिविडेंड के लिए लेटर लिखा कि आपको डिविडेंड इतना मिल गया करके लेटर आया, तो उसके अंदर डिविडेंड का चेक रहेगा, तो चेक के बारे में लिखो कि हम लोगों ने आपके लेटर के साथ चेक भी अटैच किया है। इट इज शोन बाय द वर्ड ENCL, ENCL। और ये कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ रहता है एंक्लोजर, ठीक है। अब कभी कभी रेजोल्यूशन की कॉपी भी दी जाती है एंक्लोजर में, जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन या अपना ये क्या बोलते हैं उसको, अपना कौन सा रेजोल्यूशन, अपना स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह। कार्बन कॉपी क्या होता है, CC। CC मतलब क्या पता है आपको, आपने मेल या लेटर जिसको भी दिया है उसके साथ आप उसी के साथ आप किसी और को भी देना चाहते हो वो लेटर की कॉपी, तो इसीलिए आप CC करते हो। इफ द कॉपी ऑफ द लेटर इज टू बी सेंड टू अनदर पर्सन एट द सेम टाइम, आप उसी के साथ किसी और को भी उसी टाइम पे वो लेटर पहुंचाना चाहते हो तो आपको CC मेंशन करना पड़ता है। इट इज़ रिटन बिलो द एंक्लोजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है LHS, ये भी LHS पे था, ठीक है। एंक्लोजर हो गया। फिर ये अपना RHS था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे RHS था, ठीक है। ये तो अपना मिडल में ही आता है, बॉडी ऑफ द लेटर। सैल्यूटेशन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड LHS पे आता है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, इस लेटर के फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हर चैप्टर में ये लेटर आपका आएगा, हर चैप्टर मतलब 9, 10, 11, 12, ये चारों चैप्टर में आएगा। फिर 12th स्टैंडर्ड के अंदर 6, 7, 8 3 चैप्टर लेटर्स के वहाँ पे भी आएगा। और मैं झूठ नहीं बोला, आप देख लेना। इन विच केस नेक्स्ट पार्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है, दैट इज व्हाट, एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छा बिजनेस लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि आपका जो लेटर है वो कैसा होना चाहिए, तो ध्यान देना।
सबसे पहली चीज़ वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो आपको अगर आपको लेटर लिखना है तो अगर गुड बिजनेस लेटर इज दैट विच कन्वेज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद मिनिमम वर्ड्स, कम से कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो भी क्लियरली एंड करेक्टली। उसमें फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेटर के अंदर फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि क्लैरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब मैसेज जो आप पहुंचना चाहते हो क्लियर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन वर्ड्स होने चाहिए और टेक्निकल डबल मीनिंग वर्ड्स ऐसे सब नहीं होना चाहिए। एंड फॉर्म क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। शॉर्ट फॉर्म मतलब आप जो करते हैं ना TBH, टू बी ऑनेस्ट, वो सब नहीं चलता है लेटर के अंदर। द नेम्स एंड फिगर्स जो भी आप देते हो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है लेटर का, जो वो करेक्ट होने चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि वो करेक्ट होने चाहिए। तो पहला असेंशियल क्या है? क्लैरिटी। क्या है? देखो इस आंसर में आपको मैं बताऊँ, सब पॉइंट C से स्टार्ट होते हैं, C। पहला क्या है? क्लैरिटी। फिर आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट। ज़्यादा आप मिनिमम वर्ड्स लिखो, अननेसेसरी इधर उधर की बातें मत किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब क्या? पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहिए रीडर को, पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहिए रीडर को, सब ओवरऑल पॉसिबल फैक्ट्स बता देना चाहिए, फिगर्स जो भी है सब ओवरऑल बता दीजिए सब्जेक्ट मैटर के बारे में। इनकम्प्लीट लेटर को कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर आपने कोई इनकम्प्लीट लेटर लिखा ना तो जो रीडर है ही विल नॉट बी एबल टू टेक एनी एक्शन, क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या होता है? आपका लैंग्वेज जो होना चाहिए पोलाइट एंड काइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पोलाइट एंड काइंड। आप क्या बोलते हैं उसको, मैनर्स की बात करना चाहिए आपको। कर्टियस लेटर गेट्स द फेवरेबल रिस्पॉन्स। अगर आपका लेटर की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी रहेगी तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अच्छा मतलब आपके फेवर में मिलेगा। हार्श, रूड वर्ड्स, ऐसे सब इंसल्टिंग कोई रिमार्क नहीं करना चाहिए आपने। फिर करेक्टनेस। कर्टेसी की बात क्या आता है? करेक्टनेस। आपका जो लेटर है इट शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन विच यू आर टेलिंग इन द लेटर। आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, फिर आप जो भी लेटर में टाइप कर रहे हो वो बाद में टाइप करना चाहिए, और वो जो भी है वो करेक्ट होना चाहिए। एनी मिस्टेक इन द फिगर्स और फैक्ट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर आपने कोई फैक्ट या फिगर में अगर आपने कुछ रॉन्ग फिगर ऐड किया, आपने लाख रुपए के बदले करोड़ लिख दिया तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देयर शुड नॉट बी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक से तो बहुत ही बुरी रेपुटेशन हो जाती है कंपनी की, कि कंपनी किसके पास से ड्राफ्टिंग करवा रही है, और सेक्रेटरी का तो बहुत ही इंसल्ट होता है उसमें। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस। क्या आता है नेक्स्ट? कोहेरेंस मतलब आपका जो लेटर है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी आपको बात कहनी है वो सिक्वेंशियली होनी चाहिए। मतलब आप 1 के बाद 4 नहीं बोल सकते हो और 4 के बाद सीधा 6 पे नहीं जानेगा। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक है। इन विच केस अरेंज इट शुड बी, द लेटर शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड इट शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। जो भी टॉपिक है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन। मतलब आपने क्या बोलते हैं, आपने जो लेटर लिख रहे हो उसमें आपका यू एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब आप है ना उस पर्सन का नाम लेके या उस पर्सन से ही ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हो। लेटर में किससे? रीडर से बात कर रहे हो। लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द लेटर शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर को ड्यू इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको कंसिडरेशन देना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो ऐड करे मतलब रिस्पॉन्ड करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बोला गया है? चीयरफुलनेस। आपका जो बिजनेस का लेटर है वो कैसा होना चाहिए? चीयरफुल होना चाहिए। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए। उसमें स्पिरिट ऑफ होपफुलनेस, मतलब आप जो लेटर लिख रहे हो ना पॉजिटिव सेंटेंस में लिखो, ठीक है, पॉजिटिवली लिखो लेटर को, तो उसमें चीयरफुलनेस होता है। और उसमें नेगेटिव वर्ड्स लिखना को अवॉइड करो। तो ये थे क्या असेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छा बिजनेस लेटर के लिए ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग लास्ट टॉपिक नहीं, सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर मतलब बिजनेस लेटर दिखने में कैसा होना चाहिए। ओके, बिजनेस लेटर होना कैसा चाहिए, बेसिकली लेटर की बात चलो अभी, ठीक है। तो अब ध्यान देना क्या बोला गया है कि जो आपका जो बिजनेस का लेटर होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। और अभी तो आजकल तो बिजनेस के लेटर्स ईमेल से ही जाते हैं, लेकिन अगर आप पेपर के माध्यम से अगर आप लेटर लिखते हो तो आपका पेपर का क्वालिटी, उसकी साइज, उसकी फोल्डिंग, एनवलप, ये सब, ठीक है,
अभी मतलब उसमें वो ईमेल में वो सब पॉइंट मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप फिजिकली लेटर भेजते हो, आप अगर हार्ड कॉपी लेटर का भेज रहे हो, तो इन दैट केस दिस ऑल थिंग विल मैटर, ठीक है। बट व्हेन द लेटर इज सेंड इन द फिजिकल फॉर्म, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप फिजिकल लेटर भेज रहे हो किसी को, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। पेपर, सबसे पहले तो पेपर कैसा होना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। साइज ऑफ द पेपर कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू लार्ज, इट शुड नॉट बी टू स्मॉल, इट शुड बी A4 साइज, A4 साइज का पेपर होना चाहिए। इन विच केस नेक्स्ट क्या आता है, टाइपिंग। टाइपिंग जो होते हैं, मतलब हैंड रिटन लेटर्स बहुत रेयरली होते हैं, ऐसे हैंड रिटन लेटर्स कभी आजकल देखने मिलते नहीं है, टाइप्ड ही होते हैं, कंप्यूटर प्रिंटेड ही होते हैं। टाइपिंग शुड बी डन केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक्स। एंड प्रिंटेड लेटर जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, एंड उससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छी बनती है। तो लेटर्स जो होते हैं वो प्रिंटेड होने चाहिए, टाइपिंग जो होनी चाहिए प्रिंटेड होने चाहिए। इट शुड नॉट बी हैंड रिटन, आजकल देखने भी मिलते नहीं। मार्जिन, प्रॉपर मार्जिन शुड बी केप्ट ऑन द बोथ लेफ्ट एंड द बोथ साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी अच्छे से मार्जिन रखनी चाहिए आपको। 1.5 जो है वो एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड साइज है, और उतना मार्जिन आपको दोनों बाजू पे रखना चाहिए, उससे क्या होता है, अट्रैक्टिव लुक मिलता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। आपको प्रॉपर स्पेस छोड़नी चाहिए जब आप वर्ड्स जब लिख रहे हो, हर वर्ड के बीच में प्रॉपर, हर वर्ड नहीं, हाँ हर वर्ड, हर लेटर नहीं, हर वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी। लाइन भी बराबर से छोड़ने चाहिए, मतलब आपका पेपर जो है वो नीट होना चाहिए, ओके। उससे और जो स्पेस भी छोड़ रहे हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कहीं पे एक स्पेस बार मारा, कहीं पे 3 स्पेस बार मार दिए, ऐसा नहीं चलेगा। स्पेस बार समझ रहे हैं ना आपको, हाँ। नेक्स्ट आता है लेटर हेड। लेटर हेड के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, आपका जो कंपनी का जो लेटर हेड होता है उस पर आपका नाम, एड्रेस ऑफ द सेंडर, और वो अट्रैक्टिव और डिसेंट होना चाहिए, उससे आपकी पहली इंप्रेशन गिरती है, ओके। वो डिसेंट होना चाहिए और वो क्या बोलते हैं अपना अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उससे क्या होता है, आपका कंपनी का एक इंप्रेशन गिरता है। नेक्स्ट आता है फोल्डिंग। आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि लेटर जो होते हैं वो एनवलप के अंदर फोल्ड करना पड़ता है, इंसर्ट करने के पहले, एनवलप के पहले अंदर डालने के पहले फोल्ड करना होता है। मिनिमम फोल्डिंग, कम से कम फोल्ड करो, लेटर को कम से कम फोल्ड करना, ठीक है। मतलब जो लेटर अभी किसी के हाथ में लेटर आया, उसका जो लेटर जब हाथ में आता है वो फटा हुआ रहेगा, वो बराबर नहीं, कंडीशन अच्छी नहीं, तो अच्छा लगेगा नहीं ना, तो उसको मिनिमम फोल्ड करो। द रिसीवर शुड फील कन्वीनियंट टू ओपन द फोल्ड, उसको फोल्ड खोलने में भी आसानी होनी चाहिए। और फोल्ड करने से क्या होता है, कंटेंट भी खराब हो जाते हैं, जो लिखा हुआ है वो भी कभी कभी खराब हो जाता है। जनरली 2 और 3 फोल्ड्स आर मेड। एनवलप, एनवलप के बारे में क्या बोला गया कि एनवलप ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट एड्रेस किसका, रिसीवर का, शुड बी टाइप ऑन द एनवलप। जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका जो एड्रेस है वो एनवलप के ऊपर एकदम बराबर से कंप्लीटली लिखो, ठीक है। एट द सेम टाइम्स इट शुड बी एज द सेम एज हाउ इट इज रिटन इन द इनसाइड। आपने जो अंदर जो एड्रेस दिया वही बाहर होना चाहिए। जनरली विंडो एनवलप आई यूज, विंडो एनवलप यूज किया जाता है। और द लेटर शुड बी फोल्डेड इन सच अ वे दैट द इनसाइड एड्रेस अपीयर्स बिलो द विंडो। ओके, विंडो लेटर मतलब पता है क्या होता है, एकदम बहुत सिंपल सी बात है। एक लेटर होता है और वो लेटर का आप देखोगे ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक होता है और वहाँ से विजिबल होता है जिसका नाम है, ओके। आप वो लेटर के अंदर देख सकते हो किसके नाम का लेटर है, तो वैसा लेटर जनरली यूज़ किया जाता है। और उसको आप जो लेटर को फोल्ड कर रहे हो तो फोल्ड करके ऐसे अंदर डालना चाहिए, आपको उस तरीके से फोल्ड करना चाहिए कि आप जब एनवेलप के अंदर डालोगे ना, तो जो ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक जगह है वहाँ से नाम दिखना चाहिए किसका, रिसीवर का, उसका एड्रेस दिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है नोटिस। नोटिस आपको पता है क्या है, अभी हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि लेटर का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। हम अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो लेटर के बारे में थे, बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, हम जो भी पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे, बिजनेस लेटर के बारे में। आई होप यू कैन सी नाउ ऑन द स्क्रीन, ये बिजनेस लेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों ने बिजनेस लेटर पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये नोटिस। नोटिस क्या होता है वो तो आपने ऑलरेडी पहले प्रीवियस इसके पहले के चैप्टर्स में आपने देख लिया है। नोटिस क्या होता है, इट इज़ द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट, जो आने वाला है, जो होने वाला इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो। विद द हेल्प ऑफ द नोटिस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, पब्लिकली भी कन्वे मतलब पहुंच जाती है, पब्लिकली वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और दूसरों को मालूम पड़ता है एंड वो लोग उसको फॉलो करते हैं। कंपनीज एक्ट के अनुसार नोटिस क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अनुसार नोटिस क्या होता है, एडवांस इंटीमेशन।
कंपनी क्या करती है, मीटिंग के बारे में बताने के लिए नोटिस भेजती है। उस नोटिस के अंदर क्या होता है, हम लोग एडवांस उनको बता रहे हैं कि मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, कब होने वाली है, किस डे, डेट, टाइम, प्लेस। एडवांस इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी टू द पर्सन हु आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग। सबको नोटिस नहीं मिलती है, याद है ना आपको, ओनली द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग, उसको ही नोटिस मिलती है। और उसके अंदर डे, डेट, टाइम, प्लेस दी जाती है ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। मतलब उसके अंदर ये भी होता है कि कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, कौन से बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी नोटिस में बताया जाता है। सेक्रेटरी हैज टू बी पर्टिकुलर अबाउट द कंटेंट्स, एजेंडा एंड पीरियड ऑफ नोटिस एंड मोड ऑफ डिलीवरी। मतलब उसको ध्यान देना चाहिए, शुड बी पर्टिकुलर अबाउट द कि नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और एजेंडा है कि नहीं, एजेंडा दिया है कि नहीं दिया है, नोटिस का पीरियड मतलब कब नोटिस पहुंचने वाली है, कब सेंड की थी, कब पहुंचने वाली है, एंड मोड ऑफ डिलीवरी मतलब कैसे पहुंचाई जाएगी, रजिस्टर्ड, याद है रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी हैज फॉर सर्टन रीजंस अरेंज फॉर पब्लिशिंग द पब्लिक नोटिस। मतलब उसको है ना कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि सेक्रेटरी को जो नोटिस है वो पब्लिकली भी इशू करनी पड़ती है न्यूज़पेपर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एजीएम की नोटिस हो गई, शिफ्ट कर रहे हो अगर ऑफिस को, तो उसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर देना पड़ता है नोटिस। तो नोटिस तो आपको एक्चुअली पता है होता क्या है करके, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले के चैप्टर्स में। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होते हैं, रिपोर्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट होते हैं। रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट, किस चीज़ के बारे में, फैक्ट्स या फिर ओपिनियन, जिससे हम क्या करेंगे, कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, विच हेल्प्स टू लीड अस टू कंक्लूजन। और जनरली मैं आपको बताऊँ, रिपोर्ट जो होती है ना, इवेंट होने के बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब कोई घटना घट जाती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। हाँ, इवेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, कंक्लूजन। ठीक है, सिस्टमैटिकली हम फैक्ट्स, फिगर्स और कंक्लूजन बताते हैं अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक। और रिपोर्ट में भी प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल और कमिटी, मतलब इंडिविजुअल भी रिपोर्ट बनते हैं, मतलब सेक्रेटरी खुद भी रिपोर्ट बना सकता है, या फिर एक कमिटी होती है, कमिटी रिपोर्ट बनाती है। जैसे कि ऑडिट कमिटी है, तो ऑडिट कमिटी रिपोर्ट बनाती है। सम रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो हमको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, प्रोविजन माने रूल्स के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गई, एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो कंपनीज एक्ट के अनुसार होती है। और कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, खुद के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बनाती है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी मस्ट हैव स्किल्स ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। उसके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में हेल्प करे। सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। मतलब एक्वेंटेड का मतलब क्या बोल रहा है, ही शुड नो समथिंग, ही शुड नो हैव द नॉलेज, किस चीज़ का, कंटेंट एंड द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, उसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिनट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसके पहले के चैप्टर में। मिनट्स क्या होता है, जब कंपनी जनरल मीटिंग वगैरह करती है तो वो मीटिंग होने के बाद उस मीटिंग में क्या क्या घटना हुई थी उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में सेक्रेटरी को नोट डाउन करना पड़ता है कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात हुई, कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, क्या रेजोल्यूशन नतीजा लिया गया। ठीक है, इट इज़ अ रिटन समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग। इट इज़ कंसाइज एंड एक्यूरेट, छोटा होता है और एक्यूरेट मतलब करेक्ट होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन एंड डिसीजन टेकन इन द कंपनी मीटिंग, यही मैंने आपको बताया। इट कैन, सर ये देखो ये क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड है, तो रिटन रिकॉर्ड है तो क्या उसका फीचर क्या था, उसमें क्या बेनिफिट्स थे कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है, तो ये भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा क्योंकि लिखा हुआ है। अ मिनट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कंपनी का और उसको अपन है ना एज एन एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। इट्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। इट इज नेसेसरी टू ड्राफ्ट द मिनट्स इन द प्रॉपर फॉर्मेट, मतलब एक बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ड्राफ्ट किया जाए। डे, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कौन था, उस मीटिंग का चेयरमैन कौन था, कौन सी मीटिंग थी, वो कहाँ थी, डिटेल्स अबाउट द डायरेक्टर्स, मेंबर्स, कौन कौन प्रेजेंट थे, उनका सबका नाम रिकॉर्डेड होना चाहिए मिनट्स के अंदर। और रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं मीटिंग के अंदर वो भी मिनट्स के अंदर बताना चाहिए। एज पर कंपनीज एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जिस दिन मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर, आफ्टर द मीटिंग 15 डेज के अंदर जो सेक्रेटरी होता है उसे क्या करना होता है, 15 दिन के अंदर मिनट्स बनाने होते हैं।
कोई भी मीटिंग होती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो गई, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर मिनट बनाने पड़ते हैं। मिनट्स बनाता कौन है? इसे सेक्रेटरी बनाता है, लेकिन खुद से नहीं, वो मेंबर से कंफर्म करता है, डायरेक्टर से भी कंफर्म करवाना पड़ता है, और उस पर साइन होती है किसकी? चेयरमैन की साइन होती है। और चेयरमैन की साइन होने के बाद उस पर काउंटर साइन मतलब क्या? एक और साइन होती है किसकी? सेक्रेटरी की, ठीक है। और हमेशा ना मिनट्स जो है वो मीटिंग होने के बाद बनती है। मिनट्स जो है मीटिंग के बाद बनती है, तो मिनट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ रहता है वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ रहता है। ये था अपना चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। आई विल जस्ट शो यू वंस, वेट अ मिनट। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन समझा, कम्युनिकेशन के प्रकार देखे। कम्युनिकेशन के प्रकार देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? रिटन कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है। देखो हम लोगों ने कम्युनिकेशन का प्रकार देख लिया, कम्युनिकेशन का प्रकार देखा, फिर उसका मेथड्स देखे। वापस से एक बार, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं और कितने तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, वो देखा। फिर रिटन कम्युनिकेशन के मेरिट्स देखे, क्या एडवांटेजेस होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हमने देखा, उसके तरीके देखे। और वो होने के बाद हमने क्या देखा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी का रोल कहाँ पे? बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसके अंदर हम लोगों ने बिजनेस लेटर देखे। हम लोगों ने बिजनेस लेटर के बाद क्या देखा? हम लोगों ने नोटिस देखी, हम लोगों ने मिनट्स देखे, रिपोर्ट्स देखे। अब बिजनेस लेटर के अंदर, लेटर की बात करो, लेटर के अंदर हम लोगों ने उसका मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ा, उनका फॉर्मेट, उसका लेआउट के बारे में हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने लेआउट के बाद बिजनेस लेटर अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है वो हमने देखा। एक अच्छा बिजनेस लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, असेंशियल्स ऑफ बिजनेस लेटर। और एक लास्ट चीज़ हम लोगों ने बिजनेस लेटर के बारे में देखी थी, वो क्या था? फिजिकल अपीयरेंस, मतलब बिजनेस लेटर कैसा देखना चाहिए। उसके बाद तो वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नोटिस, रिपोर्ट्स और ये अपना मिनट्स। तो ये था चैप्टर नंबर 9। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आपका क्लियर करेगा। ये होने के बाद आपको 12th में लेटेस्ट, और 12th क्या, आपको 12th स्टैंडर्ड में भी, और 10th, 11th और 12th चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड का 10, 11 और 12 चैप्टर आपका ईजी जाएगा ये होने के बाद। और 12th स्टैंडर्ड में 6, 7, 8 चैप्टर आपके इजी जाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर का वीडियो भेजो, उनको शेयर करो। आप वीडियो को देखो, वीडियो का पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ यार, प्लीज़। बार बार बोलने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कमेंट तो मेन है, कमेंट तो करो भाई, प्लीज़ कमेंट करो, क्या भी है, मतलब अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है कमेंट करो, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी कमेंट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो @edutainer_दर्श, edutainer_दर्श मेरा ID है, उस पर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। उससे क्या होगा, आपको जो भी डाउट है मैं आपको वहाँ पे रेगुलरली आपको डाउट सॉल्व करूँगा, आप मेरे से टच में रहोगे एग्जाम्स तक। और मैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी डालूंगा, शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा, रिविजनरी वीडियोस, मतलब 1-1 मिनट के जो रील्स बनते हैं, रील्स के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत सारी SP की चीज़ें, ठीक है। इन विच केस टिल देन टेक केयर, ओके।